दर्शकों नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे सर्दियों में होने वाली बीमारियां और यूनानी चिकित्सा पद्धति से उनका उपचार। यूनानी चिकित्सा पद्धति एक बहुत ही प्राचीन पद्धति है जिसमें शरीर के मिजाज और जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। आज हम जानेंगे कि सर्दियों में खुद को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं सिर्फ अपने घर की चीज़ों से। और इन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उशामा अख्तर जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार में जोहार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले क्या है यूनानी चिकित्सा पद्धति? यूनानी चिकित्सा एक जो है बहुत पुरानी जो है हर्बल मेडिसिन जिसके अंदर जो है ट्रीटमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू मिजाज टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग जो है पेशेंट का जो है इसमें हम इलाज करते हैं। और उसमें जो है दवा जो हमारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो हर्ब्स होती हैं या मिनरल्स होते हैं, उनका भी मिजाज होता है और पेशेंट का भी जो मिजाज होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें ट्रीटमेंट करते हैं। कि अगर मान लीजिए किसी का जो है टेम्परामेंट 4 तरीके के होते हैं जो हमारे कंसेप्ट है जो यूनानी मेडिसिन का, उसमें सबसे पहले तो एक हॉट टेम्परामेंट जिसको गर्म मिजाज बोलते हैं, फिर दूसरा है सर्द मिजाज जिसको कि कोल्ड टेम्परामेंट बोलते हैं, तीसरा जो है आपका जो है रतब टेम्परामेंट जिसको कि वेट जो है बोलते हैं, उसके अलावा है एक याबिस यानी जिसको कि ड्राई टेम्परामेंट। इन चारों के कॉम्बिनेशन में या तो पर्सन में होगा किसी को टेम्परामेंट इस तरह का, किसी का टेम्परामेंट जो है गर्म हो, किसी का जो है सर्द हो, किसी का रतब हो या तर हो। इसी तरीके से मेडिसिन का भी टेम्परामेंट होता है। अगर मान लीजिए किसी को ऐसी बीमारियाँ होती है जिसके अंदर जो है सर्दी जिसका सर्द जिस पर्सन का टेम्परामेंट हो और डिजीज़ का टेम्परामेंट भी सर्द हो, तो उसमें हम लोग जो है गर्म मिजाज की दवाएं देते हैं। इसी तरीके से कोई ऐसी बीमारियां होती है जिसका टेम्परामेंट पर्सन का भी जैसे गर्म मिजाज हो या कोई डिजीज़ है उसका टेम्परामेंट जो है गर्म हो, तो उसमें हम सर्द मिजाज की दवाएँ देते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी को बारिद है या जिसको कि जो है जिसको युबूसत है यानी कि ड्राइनेस है, तो उसमें हम लोग जो है वेट या तर दवाएँ देते हैं। ये इस तरीके से। डॉक्टर साहब, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ना, जी कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए हमें बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होती है? सर्दियाँ जैसे मौसम का चेंज होता है तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया या वायरस हैं जो हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं या एक्टिव हो जाते हैं, जो डोरमेंट स्टेज होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो कि हॉट टेम्परामेंट में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि कोल्ड टेम्परामेंट में यानी कि सर्दी के मिजाज में ज़्यादा उनका वो एक्टिव हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है आम तौर से जो है जिन लोगों का मिजाज सर्द हो तो सर्दी की वजह से जैसे ही सर्दी का मौसम आएगा तो उनको वो ज़्यादा बीमारियां अफेक्ट करती हैं और फिर वो उनको ज़्यादा नुकसान। उनमें ख़ास तौर से जो सर्द मिजाज के लोग होते हैं तो उनको सर्द मिजाज से रिलेटेड वो जो बीमारियां होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कि ये मतलब बलगमी बीमारी जिनको बोलते हैं, जो उसमें 4 फ्लेम भी होते हैं उसमें, जैसे मैंने बताया कि टेम्परामेंट, उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर 4 तरीके से ह्यूमर्स भी होते हैं जिसमें आपका खून है, सफ़रा है, दम है और जो है और बलगम और सौदा है। तो जो बलगमी मिजाज जिसको कि सर्द मिजाज में हम लोग रखते हैं, अगर उस तरह की चीज़ें होती है जो बलगम से रिलेटेड है तो उनको सर्द मिजाज वाली बीमारी होती है, जिसमें हम लोग जैसे सर्द में जैसे कि आपको जॉइंट पेन ख़ास तौर से होता है जिसको वो आपका वज़उल मफासिल बोला जाता है, जो कि सर्द मिजाज की बीमारियां हैं, यानी कि जोड़ों का दर्द वगैरह जिसमें आमतौर से होता है और ख़ास करके ये एल्डरली एज को इफ़ेक्ट करता है ज़्यादा। इसी तरीके से जो है आपका जैसी मौसम चेंज होगा, जिनका सर्द मिजाज है तो उनको मौसम के अकॉर्डिंग जो है सर्दी है, खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है ना, और इसी तरीके से और जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइज़मा है, COPD जिसे हम बोलते हैं, जिसमें कि एम्फाइज़मा होता है और एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर में आती है। ये सारी बीमारियां उसमें होती है। इसी तरीके से सर्दी के मौसम में जो है हमारा जो है कोल्ड टेम्परामेंट की वजह से जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर से ह्यूमिडिटी की क्वांटिटी कम होती है, तो उसकी वजह से हमारे स्किन में ड्राइनेस होती है, ड्राइनेस की वजह से क्रैक्स पड़ते हैं स्किन में, तो वो भी चीज़ें होती है। सांस लेने में खास तौर से दिक्कत होती है जब हमारा जो रेस्पिरेटरी कैनाल जो है, जो आपका नेज़ल रूट से लेकर के जो है लंग्स तक जो जा रहा है, वो ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा कोई बलगमी मिजाज या सर्द मिजाज का पर्सन है तो उसके अंदर में जो है वो एरिया जो है कंजेशन हो जाता है उसके अंदर, यानी कि सोइलिंग मतलब माइनर सोइलिंग जिसको बोलते हैं, कंजेशन की वजह से जो है फिर उसमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो अस्थमा की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। तो ये सारी बीमारियां आमतौर से जो है रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिजीज़ जो है आमतौर से लोगों को देखने में मिलती है सर्द मिजाज में।
आप एक चीज़ कह रहे हैं कि शरीर का अपना मिजाज होता है, जी जी मैम। उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तो क्या शरीर का मिजाज हर मौसम में अलग हो जाता है? नहीं नहीं मैम, जैसे किसी पर्सन का अगर मिजाज है, मान लीजिए मेरा मिजाज, मान लीजिए कि मैं दम्मी मिजाज बोलते हैं, दम्मी यानी कि गर्म, हॉट और वेट। तो मैं जिस मौसम में भी रहूँगा तो मेरा मिजाज वही रहेगा। या एज के अकॉर्डिंग मिजाज में या टेम्परामेंट में जो है चेंजेस होते हैं, लेकिन पर्सन का मिजाज अकॉर्डिंग टू सीजन नहीं चेंज होता है। अगर मान लीजिए कोई बलगमी जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसका कि सर्द मिजाज का कोई पर्सन है, यानी कि जो बल्कि होगा, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, उसके बॉडी के अंदर फैट का मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन है उसके बॉडी में, तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं कि ये बलगमी मिजाज का, उसको नींद बहुत ज़्यादा आएगी। तो उसको सर्दी के मौसम में भी नींद ज़्यादा आएगी, उसका बल्कि बॉडी रहेगा और उसका जो बॉडी उतना एक्टिव नहीं रहेगा जितना गर्म मिजाज के लोगों का होगा। और चाहे वो गर्मी का मौसम होगा तो उसमें भी। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका बॉडी जो है सर्द मिजाज का वो पर्सन है, तो सर्दी से जो बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा उसको अफेक्ट करेंगी। इसी तरीके से जो गर्म मिजाज के लोग होते हैं तो उनको सर्द से जो है सर्दी का मौसम होता है तो उनको थोड़ा टॉलरेट कर लेते हैं वो। तो जो अगर कोई अपने शरीर का मिजाज समझना चाहे तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? उसके लिए जो है हमारे जो है एक चार्ट बना हुआ है, समझिए, उसमें जैसे 10 चीज़ें हैं जिससे हम लोगों का टेम्परामेंट आइडेंटिफाई करते हैं, पर्सन का टेम्परामेंट। मेडिसिन के लिए तो अलग है कि वो उसका टेम्परामेंट क्या है, उसको अलग चीज़ है, उसको जैसे हम उसको यूज़ करते हैं वो तो हज़ारों सालों से वो एक्सपेरिमेंट करते हुए उसका उन्होंने मिजाज टेम्परामेंट जो है उन्होंने आइडेंटिफाई करके उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। पर्सन के लिए कि हम कोई नया हर पर्सन है तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो जैसे किसी का हेयर देख करके हम लोग करते हैं कि सबसे पहले चीज़ है कि उसका हेयर क्या है, फेस टू फेस जैसे उसका देखते हैं स्किन का टेक्सचर क्या है, स्किन के टेक्सचर से भी होता है। दूसरी चीज़ है कि आप उस बॉडी का जो है आपका जो पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा अगर बलगमी होगा तो उसका बल की बॉडी होगा, यानी कि सर्द मिजाज का जो शख्स होगा उसका बॉडी जो है बिल्कुल हेल्दी होगा, उसके बॉडी के अंदर फैट डिपोजिशन होगा। इसी तरीके से कोई गर्म मिजाज का, गर्म में भी दो तरीके से मतलब दो टेम्परामेंट का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे गर्म मिजाज होगा तो गर्म के साथ में या तो ड्राइनेस होगी या तो वेटनेस होगी, है ना। तो जो हॉट टेम्परामेंट के साथ हॉट ड्राई होगा या तो हॉट वेट होगा। इसी तरीके से सर्द मिजाज में भी मतलब सर्दी होगी, उसके साथ में ड्राइनेस हो सकती है या सर्दी के साथ में वेटनेस हो सकती है। तो जैसे कोई पर्सन अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बिल्कुल दमी बदन जिसको बोलते हैं, जिसका बॉडी का दम यानी कि खून मतलब बेहतर उसका है, उसका जो है मिजाज नॉर्मल से बिल्कुल जो है इक्विलिब्रियम जो है उनका बैलेंस में है, तो उनका बॉडी बिल्कुल उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका फिजिक जो है वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उसके जो पुट्ठे हैं जो बॉडी के पूरे आज़ा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी होंगे, तो दमी मिजाज उनको बोलते हैं। अब जो बल्कि होगा बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा और फैट हेल्दी इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा फैट का डिपोजिशन होगा जिसके अंदर में, तो यानी कि वो बारिश मिजाज का है वो दमी है। तो इस तरीके से इसी तरीके से आपका जो है स्किन का कलर्स भी हम लोग डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी का रेडनेस अगर किसी के बॉडी में ज़्यादा है तो यानी कि वो दमी मिजाज, येलोइश कलर अगर ज़्यादा हो रहा है तो यानी कि वो आपका जो है सफ़रा मिजाज का है। अगर उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा डार्क कलर जो है ब्लैकिश कलर आ रहा है तो उसको सौदाई मिजाज बोलते हैं, उनकी वो ड्राइनेस ज़्यादा है उसके अंदर और सर्दी भी है, मतलब टेम्परामेंट ये हो गया आपका। उसी तरीके से उसका बिहेव, उसका जो है बिहेव से भी हम लोग टेम्परामेंट करते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी छोटी छोटी बात पे वो जो है इरिटेट हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा है, तो ये यानी कि ये सफ़रा मिजाज है, यानी कि हार और याबिस, यानी कि गर्म मिजाज भी है और ड्राइनेस भी है उसमें अंदर। लेकिन जिसके अंदर जो नॉर्मल रहेगा बिल्कुल हेल्दी हंसमुख है, उसका जो है अपीयरेंस भी जो है फिजिक भी बॉडी है पुट्ठे मजबूत है, यानी कि वो दमी मिजाज का होगा। नहीं उसके अंदर में क्या होगा कि वो गर्म मिजाज है लेकिन उसके अंदर वेटनेस भी है, नहीं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा, वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेंगे, उनका खुश मिजाज होंगे जो बिल्कुल, है ना। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा कोई बीमार है, ब्लैकिश कलर है, स्किन का टेक्सचर बिल्कुल डल, फेस में भी उसके जो है वो अपीयरेंस भी उतना ज़्यादा शाइनिंग नहीं कर रहा है, बिल्कुल जो है बिल्कुल मुरझाया हुआ सा बदन, तो उसको सौदा मिजाज में बोलते हैं। उसके अंदर में जैसे आमतौर से जो है बिल्कुल लेटर एज में भी जैसे कि मिजाज का जैसे मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू एज चेंज हो सकता है। ये जैसे हम लोग बोलते हैं जो बिल्कुल बच्चे होते हैं जो ग्रोइंग एज में जो शने निमू बोलते हैं उसको, तो उसमें आमतौर से ये बलगमी और जो है दमी मिजाज के बच्चे होते हैं। एकदम लेटर एज में ओल्ड एज में जो होते हैं वो सौदावी मिजाज के होते हैं कि ब्लैकिश जो डायल होता है कि ड्राइनेस है और फिर कोल्डनेस का मिजाज होगा, तो ओल्ड एज में होगा तो उसमें ब्लैकिश कलर होगा, उनके अंदर डल होगा इस तरीके। तो जब जो अभी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं और बच्चों में सर्दी खांसी जुकाम की बहुत समस्या रहती है, जी जी मैम, तो हम यूनानी चिकित्सा के हिसाब से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें कि हम बच्चों को सेफ रख सकें इन चीज़ों से? बच्चों को देखिए मैम, जैसे कि बच्चों को मैंने अभी जैसे मिजाज में ही बताया मैंने, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है कि जो बच्चों का मिजाज ही होता है वो बारिद होता है और रतब होता है, ठीक है, या तो हार रतब होगा बच्चों में। तो यानी कि रतब
एक चीज़ है कि सिर्फ सर्दी नहीं, सर्दी के साथ में जो वेटनेस होगी वो भी इफेक्ट कहीं ना कहीं कर रहा है। जैसे कंजेशन हो रहा है आपका ओरल या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कंजेशन हो रहा है, यानी कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से सांस की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो सांस की नालियाँ हैं, वो तंग हो जाती है, तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और फिर नेजल कंसेक्शन से नेजल सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिसके आपका जो है म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाता है नाक के अंदर में, या आपका जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ओसोफेगस, जो हमारा जो नेजल कैनाल से नीचे जब जाएंगे तो एसोफेगस जो है और ट्रेकिया होते हुए लंग्स में जाता है जो भी, तो उसमें क्या होता है कि आपका सिक्रेशन जब बढ़ेगा, कंजेशन होगी, तो सांस के रास्ते एक तो तंग होंगे, खांसी होने लगे, रिफ्लेक्स कफ होगा, एक तो दोनों चीज़ होती है। इन्फेक्शन अगर हो जाए जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो सिर्फ वो एलर्जिक कंडीशन एक तरीके से होती है, लेकिन कभी कभी इन्फेक्शन के साथ भी होता है। इसी तरह की जो एस्थमेटिक कंडीशन होती है, जब कंजेशन होगा, और अस्थमा एक्चुअली होता ही क्या है कि आपका या तो मौसम से आपका सिक्रेशन बढ़ रहा है और जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कंजेशन हो रहा है, और वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही, तंग हो जा रही है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो है आपका जो ऑक्सीजन का और जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है हमारे लंग्स के अंदर में, जो एल्विलाई सेल होते हैं उसके अंदर में, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, और फिर जिसकी वजह से और वो जोर लगाता है। तो जब हम उसको ऑस्कल्टेट करके सुनते हैं तो उसमें हमको चेस्ट के अंदर में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर में एक पर्टिकुलर साउंड होता है, जिससे हम लोग जो है बोलते हैं कि आला लगा के हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, तो वही पर्टिकुलर टाइप के साउंड्स होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको क्या हो सकता है, यानी कि एस्थमेटिक कंडीशन है, या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, या फिर इसको एम्फाइजेमा है, या फिर ब्रोंकिएक्टेसिस है, मतलब डिफरेंट टाइप के सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। और ये आमतौर से ये कोल्ड जो सर्दी का मौसम है इसे बहुत ज़्यादा ट्रिगर करके वो बढ़ जाते हैं ये, तो इन्फेक्शन से भी होता है। अब कुछ ऐसी कंडीशन होती है कोई इरिवर्सिबल होती है, फिर उसमें जो है कि सब जो खास करके उसमें जो है COPD जिनको बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जो है पल्मोनरी जो है डिजीज़, तो इसके अंदर जो है वो इरिवर्सिबल टाइप के चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि जो आपका एल्विलाई होते हैं जो लंग्स के अंदर में, जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो वो डायलेट हो जाते हैं एक्स्ट्रा, वो एम्फाइजेमा के कंडीशन में होता है या फिर ब्रोंकिएक्टेसिस की कंडीशन में होता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जब एस्थमेटिक कंडीशन होती है तो आपका जो एल्विलाई भी सिकुड़ जाते हैं, वो तंग हो जाती है, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, जो एल्विलाई के जो ट्रेकिया है और जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं जो उसमें, वो और ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, तो प्रॉपर जो है उसमें जो है एयर का जो है ट्रांसफ्यूज़न नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से जो है उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले तो जब कंडीशन हम कभी भी कोई भी इलाज करते हैं तो उसमें सबसे पहले रूट कॉज देखते हैं कि क्या है। सिर्फ क्लाइमेट चेंज से अगर हो रहा है तो हम उसको ऐसे कंडीशन में रखें कि जिसमें उसको सर्दी कम लगे। फर्स्ट सेकंड में फिर हम जाएंगे कि हाँ उसको रूट कॉज अगर कि सर्दी से हो रहा है, अच्छा उसके अलावा उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम देंगे कि क्या दे सकते हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर हम लोग बहुत सारी हर्ब्स में मेडिसिन यूज़ करते हैं, जिसमें आपका जैसे बहुत सारे हर्ब्स से यहाँ पर आप हमारे यहाँ झारखंड में बहुत ज़्यादा पाया भी जाता है, वो अड़ूसा बोलते हैं उसको, इसको हशीशतुश्वाल भी नाम है उसका, साइंटिफिक नेम उसका है एडेटोडा वैसिका। गांव में उसको बाकस पतई के नाम से जानते हैं, चूँकि मैं रूरल एरिया में जाता हूँ, मैं जानता हूँ उसको बाकस पतई के नाम से जाना है, तो ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर बहुत ज़्यादा है। दूसरी दवा जो है आपका ग्लाइसराइजा, साइंटिफिक नेम उसका है ग्लाइसराइजा ग्लेब्रा, उसका जो असलूसूस या मुलेटी आपने सुना होगा, उसको ज़बान में रख करके चूसते हैं, वो भी एज ए ब्रोंकोडायलेटर काम करता है। सर्दी के मौसम में एक और चीज़ है, जैसे इन्फेक्शन होता है उसके साथ में जो है सर्दी की वजह से आपका, जैसे अगर लोग रेगुलर अगर ट्रैवल कर रहे हैं, ठंडी हवाएं लग रही है, तो सोर थ्रोट बहुत ज़्यादा होता है, वर्मेलाइज़ोटाइन जिसको बोलते हैं हम लोग, जो है टॉन्सिलाइटिस, वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो उसमें भी आपको ये असलूसूस जो है उसको नॉर्मली सिर्फ उसके रूट्स को अगर मुंह में रख करके चूसते रहते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिलीज़ होते रहते हैं, और आपको वो हीलिंग इफेक्ट भी करेगा, और प्लस वो ब्रोंकोडायलेटर का तो भी काम करता है। तो ये बच्चों को भी दे सकते हैं छोटे छोटे, उसको पाउडर करके उसको, और हनी के अंदर में उसको घोल करके और उसको चटाएंगे तो वो भी एज ए वो एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर काम करेगा, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेगा, तो जो भी सिक्रीशन जो एक्यूमुलेट होता है वही आपको बलगम के सर्कल में निकलती है, तो उसको एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपरली करते हैं, चाहे बड़ा हो, बुजुर्ग हो, उस भी, और जो बच्चे हैं वो भी कर लेते हैं इजीली। कुछ कंपाउंड फॉर्मुलेशन के तौर पर भी हम लोग मेडिसिन देते हैं, जैसे कंडीशन जिस तरीके की बीमारी है, मान लीजिए कि अगर किसी को दमा या एस्थमेटिक कंडीशन अगर किसी को होती है तो उसमें हब्बेज़िकुन नफस है, या फिर एक काकड़ा सेंगी जो है वो मेडिसिन है, वो सिंगल मेडिसिन है, उसको एज मेडिसिन के तौर पर देते हैं। इसी तरीके से एक मेडिसिन है कंपाउंड फॉर्मुलेशन में इंतसाबी है यूनानी मेडिसिन में, उसको हम लोग यूज़ करवाते हैं।
डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा ना कि जैसे जब सर्दी खांसी बढ़ती है, जी। ब्रोंकाइटिस होने लग जाता है, तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम अभी देखने को मिलती है बच्चों में और बुजुर्गों में भी, कि सर्दी खांसी हुई उसके बाद ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई, जैसा अभी आपने जी डिस्कस जी किया। जी बिल्कुल। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर ये एलर्जी से हो रही है तो पहली बात तो ध्यान रखें कि वो ट्रिगर ना करे, और दूसरी चीज़, अगर कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या उसके साथ साथ ये यूनानी मेडिसिन ले सकते हैं? देखिए मैम जी, सबसे पहले तो जैसे कि क्या ध्यान रखना है, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि जिन चीज़ों पे, जैसे अगर सर्दी से हो रहा है, एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है। अस्थमैटिक कंडीशन ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज से हो सकता है किसी को, तो क्लाइमेट चेंज से भी होता है, किसी को पोलन से होता है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर टाइम में कुछ ऐसे हमारे क्रॉप्स होते हैं जो खेतियों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे पोलेंस रिलीज़ होते हैं उनके प्लांट्स वगैरह से, तो उसके एलर्जन से भी होता है। कभी कभी सिर्फ जो है कुछ एनिमल के जो हेयर्स होते हैं उनसे ट्रिगर करके बढ़ सकता है, कभी सिर्फ डस्ट से हो सकता है। तो ये उसको एक तो पेशेंट को वो ख्याल रखना है कि जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है आपको, उस एलर्जी से बचना है सबसे पहले। कि मान लीजिए कि उसमें खुद पेशेंट को उसमें जो बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि मैं अगर कभी धुएं में गया तो उससे धुएं से मेरा जो है बढ़ गया, कभी जो है मैं डस्ट के लिए ऐसी जैसी जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है जहाँ डस्ट वगैरह उड़ रहे हैं तो उसमें बढ़ गया, कोई या कुछ ऐसे खेत में मैं, जैसे क्रॉप्स का जब जो होता है, क्रॉप्स में जब खेत में हम जाते हैं और उसमें जब हो जाता है तो खेत में जो है उसमें बढ़ जाता है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना सबसे पहले। क्लाइमेट चेंज से भी होता है, जैसे सर्दी में किसी को सर्दी से भी बढ़ सकता है और किसी को बारिश से भी बढ़ती है। बहुत से लोगों को बारिश का, जैसे कि बरसात के मौसम में इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि बारिश हुई, बोला कि बहुत ज़्यादा हमको जो है ब्रीदिंग डिफिकल्टी और सांस लेने में दिक्कत हो रही। दूसरी बात जो आपने कही कि दूसरे मेडिसिन जैसे कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या यूनानी मेडिसिन या ले सकते हैं? नहीं, तो मैं एक तो बताइए कि हम लोगों को कभी जो है किसी दूसरे मेडिसिन के लिए मना नहीं करते हैं। हर्ब्स जैसे हम बोलते हैं चूँकि हमारे रूटीन की चीज़ें हैं, वो जो रोज़मर्रा में जो है हम वही चीज़ें यूज़ करते हैं मेडिसिन में, जो जड़ी बूटियाँ जो हम नॉर्मल रूटीन में यूज़ करते हुए हमारे आए हैं, तो हमारे बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है ईजिली। और एज ए एडजुवेंट थेरेपी भी बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होती, मतलब बीमारियाँ ऐसी हैं जिसके अंदर हम लोग एकदम नहीं बोल सकते हैं कि यूनानी मेडिसिन से ये बिल्कुल क्योर हो जाएगा, तो एज ए एडजुवेंट, लेकिन वो सपोर्टिव तौर पर फ़ायदा करता है। जैसे मैं नाम ले सकता हूँ, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस में अगर मैं यूनानी मेडिसिन में कहूँ कि नहीं वो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ कुछ सपोर्टिव तौर पर वो क्योर करेगा। जैसे कि ब्लीडिंग हो रही है, जब से ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है लंग्स में, तो ट्यूबरकुलोसिस में क्या है कि आपके जो लंग्स के अंदर में छोटे छोटे ट्यूबरकल्स बन जाते हैं, ग्लैंड टाइप के समझ लीजिए आप, गांठ छोटे टाइप की छोटी छोटी बन जाती है, और उसके जब वो बर्स्ट करते हैं तो ब्लीडिंग होने लगती है। तो ट्यूबरकुलोसिस की जो एटीटी ट्रीटमेंट है, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट है, वो एलोपैथी का वो यूज़ करते रहे। साथ में हमारे जैसे कि आपका ब्लीडिंग हो रही है तो जैसे शरबत अबुलास है या दमुल अखवान है, जैसे सिंगल ड्रग है, तो ये इसको हम लोग देते हैं ब्लीडिंग को कम करने के लिए। इसी तरीके से जो है वो एज ए एडजुवेंट थेरेपी के तौर पर, जैसे हब्बे सरतान का फ्री है, वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें देते हैं। लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी जिसमें हम बिल्कुल ये कहते हैं कि ये तो यूनानी मेडिसिन से बिल्कुल क्योर हो जाएगा, तो उसमें ज़रूरत नहीं है कि वो आप एलोपैथी मेडिसिन की यूज़ करें कि पर्टिकुलर सिर्फ जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ही है बीमारियाँ हैं, या सिर्फ कफ किसी को हो रहा है, सिर्फ नॉर्मल कफ है तो उसमें यूनानी मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, मतलब ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, तो उसमें ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको प्रॉपर जो है उसकी कुछ और बीमारियाँ हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे कि आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ बीमारियाँ, आपको उसकी मेडिसिन ले रहे हैं, आपको कफ का आपका प्रॉब्लम आ गया है तो आप यूनानी मेडिसिन लेना चाह रहे हैं, तो आप साथ में ले सकते हैं। ऐसा हम लोग मना नहीं करते हैं उसमें। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है ना, तो जो ओल्ड एज लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं हमारे घर में, उनको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम आ जाती है, और सर्दी खांसी, जॉइंट पेन, सब कुछ बहुत परेशान करता है उनको। तो हम बुजुर्गों के लिए खान पान में क्या क्या ध्यान रखें कि उनको परेशानी ना आए? और अगर जॉइंट पेन होता है तो क्या कोई ऐसा तेल, कोई औषधि है जिसको कि लगाने से भी उनको आराम पड़े? देखिए सबसे पहली चीज़ तो सर्दियाँ आती है तो सबसे बच्चों को दो जो है हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें दोनों जो बच्चे हैं उनका, और जो सीनियर सिटीजन है जो 60 है ऐसे, हाँ बिल्कुल बुज़ुर्ग है, उनको 60 प्लस है, 70 प्लस है, उनको खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। सिर्फ जॉइंट पेन के लिए नहीं, जॉइंट पेन के अलावा सर्दी खांसी भी उनको ज़्यादा इम्यूनिटी उनकी स्ट्रॉन्ग उतनी नहीं होती है कि उनको इफेक्ट होता है। बच्चों के लिए ख़ास तौर पर हम ये कर सकते हैं कि जैसे सर्दी खांसी है, मैं हमेशा मतलब उसमें बताता भी हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 2 साल से कम के बच्चे हैं, तो उनको एक चीज़ का अगर आप लोग ख्याल रखेंगे घरों के अंदर में, और वो इजीली सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, केसर जो है, ज़ाफ़रान जिसका साइंटिफिक नेम है क्रोकस सटाइवा, 1 ग्राम लेते हैं, और हनी, शहद जो है, प्योर शहद जो है, अगर उसमें 250 ग्राम लेते हैं, और 5 ml जो है अर्के गुलाब या गुलाब जल जिसको आप बोलते हैं, रोज़ वाटर, उसको रात में जो है 1 ग्राम शहद
1 ग्राम जो है केसर को, ज़ाफ़रान जो है उसको 5 ml जो आपका अर्के गुलाब है उसके अंदर भिगो करके रख देंगे, और भिगो के जब वो रात भर सुबह में जो है बिल्कुल वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसको किसी खरल में या आपके घर में जो खरल बोलते हैं हम लोग उसको, जो एक पत्थर का जो है बहुत सारे मेडिसिन को जैसे बारीक करना है, अगर उसको इजीली जो है वो बहुत 1 ग्राम का क्वांटिटी है तो उसको आप किसी और चीज़ों में नहीं कर सकते हैं, तो खरल में इजीली हो जाएगा। वो एक स्टोन होता है राउंड शेप में, कहीं भी आपका जो है मार्बल या इस तरह का स्टोन का वो उखली टाइप की होती है, उसमें एक छोटा सा डंटा होता है, उसके अंदर में खरल करके उसको बिल्कुल बारीक कर लेंगे और शहद के अंदर बिल्कुल मिक्स करके थोड़ी देर के लिए गर्म करेंगे कि जो अर्के गुलाब का जो 5 ml वाटर है वो उससे इवापोरेट हो जाए। वो सिर्फ उसको सॉफ्ट करके जो है उसको बिल्कुल बारीक करने के लिए वो करते हैं। और इसको जो है आधे चम्मच करके जो न्यू बॉर्न बेबी है उससे ले करके 2 साल के बच्चों तक अगर आप चढ़ाएंगे तो जल्दी उसको सर्दी खांसी इफेक्ट नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो बुज़ुर्ग के लिए, जैसे मैंने कहा, आपने बताया कि उनको जॉइंट पेन वगैरह ये होता है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उनको जो कि जॉइंट पेन आमतौर से होता है जो सीनियर सिटीजन उनको ओस्टियोआर्थराइटिस टाइप के जॉइंट पेन होते हैं, यानी कि आपका जो बोन है उसकी डेंसिटी कमज़ोर हो रही है, जो जॉइंट्स हो रहे हैं उनके अंदर में जो है कार्टिलेज का एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो घिसती है। तो उस कंडीशन में वो उसको प्रोटेक्टिव लेयर को बनाने के लिए मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट या ऐसी चीज़ें जो फ्रूट्स है जिनके अंदर जो है कैल्शियम की क्वांटिटी भी हो और फ्लूइड भी हो, तो उस तरह के फ्रूट्स को भी खाने के लिए हम लोग बोलते हैं। और दूध जो है, और सर्दी के मौसम में बहुत अच्छी चीज़ें जैसे आपने पूछा उसमें बता रहा हूँ कि सर्दी के मौसम में जो सुबह की धूप होती है उसमें स्किन को ओपन करके बैठने से क्या है कि आपका विटामिन डी उसमें आपको जो है स्किन का में जो है कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है, और वो विटामिन डी आपको जो दूध वगैरह पीते हैं या कैल्शियम से रिलेटेड चीज़ें जो आप खाएंगे तो उसमें आपको वो एब्जॉर्ब करके आपकी जो बोन की डेंसिटी कमज़ोर होती है उसको वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो दूध का सेवन करने के लिए मैं बोलूँगा उसमें। और एज ए मेडिसिन, जैसे आप मेडिसिन तो आप जब अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा और उसमें बहुत सारी दवाएं होती हैं। घरेलू तौर पर अगर आप लोशन तेल ही लगाने के लिए जैसे बोल रहे हैं तो हमारे यहाँ जो है कि आप जो है रोगन मालकंगनी है या रोगन हफ्तेबर्ग है, मतलब वो डिफरेंट टाइप के मेडिसिन, वो कंपाउंड फॉर्मुलेशन है, उनको यूज़ कर सकते हैं। गाँव के अंदर में तो बल्कि जो है आपका जो लहसुन का है उसका भी जो है गर्म ऑयल करके जो है उसको हीट कर, मतलब वो असल में क्या है ना कि जो गर्म तेल की मालिश करते हैं वो एज ए हीट भी जो है वो पेन को रिलीफ करता है एक्चुअली, तो उस लिहाज से वो इफ़ेक्ट करता है। और एज ए मेडिसिन में कुछ मेडिसिनल ऑयल होते हैं, वो तो किसी न किसी डॉक्टर के सलाह से ही उसको यूज़ करके आपकी कंडीशन क्या है उसमें आपको पता चले क्या डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मेडिसिन है, ऑयल जो भी चीज़ें हैं वो आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। अभी आपने एक चीज़ और कहा कि हमारे को सर्दियों में ना धूप में थोड़ा बैठना चाहिए, तो विटामिन डी हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होता है, लेकिन जब हम धूप में बैठते हैं तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, क्रैकी हो जाती है, तो क्या करें कि स्किन भी हेल्दी रहे? देखिए, एक चीज़ पहले करेक्शन करूँ मैं, विटामिन डी जो है एब्जॉर्ब नहीं होते, विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है जो हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरी चीज़ जो है आपका जो क्रैक्स होता है, ड्राइनेस होती है, तो उसमें कभी भी जो है आप कोई भी ऑयल सब्सटेंस जो है आप जो इसमें यूज़ करेंगे या उस तरीके की चीज़ें, ग्लिसरीन है या ऑयल की चीज़ें जो स्किन में जो आपका जो ऑयल इवापोरेट हो रहा है हीट की वजह से, चूँकि हमारे बॉडी के में छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं जिससे कि फ्लूइड जो है ऑपरेट होता है, जो कि ड्राइनेस होने लगती है, या टेम्परामेंट की वजह से, चूँकि हमारे जो सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि कोल्ड की वजह से जो हमारे जो ह्यूमिडिटी है जो एयर के अंदर में वो भी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ड्राइनेस होती है और स्किन क्रैक्स करने लगते हैं। तो उसमें हमेशा ये है कि ऑयल जो इस तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं उनको लोकली अप्लाई करेंगे स्किन में, तो वो क्या है कि आपके जो वाटर मॉलिक्यूल हो उनको इवापोरेशन को कम कर देता है वो, तो जिसकी वजह से आपके अंदर जो है स्किन में ड्राइनेस कम होगी। इसके लिए हम लोग बेस्ट जो है सजेस्ट करते हैं, मतलब जैसे कि वो आपका मोम है जो है उसको यूज़ करने के लिए, वैक्स को यूज़ करने। जी मैम। डॉक्टर साहब, अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि लोग बोलते हैं कि इम्यूनिटी कम हो रही है, फटाफट ये बताइए कि क्या खाएं और क्या करें घर की चीज़ों से जो इम्यूनिटी हाई रहे और बीमारियों से बचे रहें? सबसे पहले तो घर की जो चीज़ें आप खाते हैं, नॉर्मल फ्रूट्स हैं या दाल चावल रोटी, वो सभी चीज़ें ऐसा नहीं कि वो सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। जो प्रोसेस्ड फूड खास करके खाते हैं जो चीज़ें, वो आपको नुकसान पहुंचाती है। और सर्दियों के मौसम के लिए तो मैं बोलूँगा कि जो नट्स हैं और सब्जियों में भी जिनके अंदर में जो
सीड्स होते हैं जैसे बीन्स हैं या सेम है, इस तरह की सब्जियां खाएंगे, उनके अंदर में जिंक होता है, वो भी आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। दूसरी ये विटामिन डी मैंने बताया कि आप धूप में बैठेंगे वो भी जो है इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करता है। तीसरी चीज़ है आप विटामिन सी, जिसमें सिट्रस फ्रूट होते हैं। अगर किसी को सर्दी खांसी या एलर्जी हो रहा है तो वो बल्कि उसको ये ना यूज़ करें, नहीं तो सिट्रस फ्रूट को यूज़ करेंगे, जैसे कि संतरा है या आपका सलाद वगैरह यूज़ करते हैं उसमें लेमू डाल करके यूज़ करेंगे तो वो भी आपको वो हेल्प करता है इम्यूनिटी बढ़ाने में। लेकिन अगर किसी को गला खराब और असोस हो रहा है, हम लोग उसमें उस कंडीशन में जब तक आपको बीमारी से ग्रस्त है तो मना करते हैं। जब आप नॉर्मल है तो उसको अर्ली मॉर्निंग यूज़ करें या दोपहर तक यूज़ करें, शाम में उसको अवॉइड करते हैं, बोलते हैं सिट्रस फ्रूट को खास करके यूज़ करने के लिए। अच्छा, एक सवाल और जो बहुत कॉमन है कि अगर मैं यूनानी चिकित्सा के लिए जाना चाहती हूँ जी जी मैम, तो मेरा सही मार्गदर्शन कि मैं कहाँ जाऊँ कि मुझे सही चिकित्सक मिले? देखिए एक तो मैम अभी जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है अभी जो सेंटर्स बनाए हुए हैं, तो आयुष के जो सेंटर्स बने हुए हैं उनमें आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सिर्फ यूनानी के नहीं, यूनानी, आयुर्वेद, होम्योपैथ सबके ही आपको चिकित्सक मिलेंगे अभी आपको पूरे झारखंड के अंदर में, मतलब जगह जगह पे ये। प्लस बहुत सारे प्रैक्टिशनर हैं उनके भी जो रजिस्टर, कभी भी आप जाएँ तो देखिए कि डॉक्टर क्वालिफाइड होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं यूनानी चिकित्सा के नाम पर जो है वो एक्चुअली क्वैक भी बैठे हुए हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको उसका आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो है एक्चुअली जो है यूनानी फिजिशियन है या नहीं है, तो उस तरीके से। बाकी आप जाइए, जो गवर्नमेंट ने जो आरोग्य मंदिर बनाए हुए हैं उसमें जो है आपको आम जिनको बोलते हैं आयुष आरोग्य मंदिर, तो जो सेंटर्स, हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पर आपको आयुष के चिकित्सक, उसमें यूनानी चिकित्सक भी आपको मिलेंगे। आप उनके यहाँ जा करके अपना यूनानी चिकित्सा के ज़रिए यूनानी मेडिसिन से इलाज करा सकते हैं। दर्शकों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने हमें आज कितनी सारी जानकारी दी और हमें एक चीज़ बहुत समझना पड़ेगा कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। हर चिकित्सा में हम कहीं ना कहीं अपनी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो हमारे सिर्फ ये ध्यान में अगर रहे कि हमारी प्रकृति माँ ने हमें सब कुछ दिया है, हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है और टाइम से ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, अपनी बॉडी को क्या समझना है और हम स्वस्थ रह सकते हैं। सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर दोनों चाहिए और उन सब चीज़ों के लिए आपका खान पान सही होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जितनी नेचुरल चीज़ें हो सकती हैं वो खाएं, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, सर्दी से बचे रहें, शरीर को अभी गर्म रखें ताकि आप सर्दी, खांसी, जोड़ों के दर्द, इन चीज़ों से बचे रहें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, प्रोसेस्ड फूड से बचें। प्रोसेस्ड फूड हमेशा शरीर को नुकसान पहुंचाता है। वंस इन अ ब्लू मून ठीक है, लेकिन अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्रकृति को अपनाएं। मुझे उम्मीद है कि आज आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी खुद को स्वस्थ रखने के लिए। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और दर्शकों अगली बार मुलाकात होगी। नमस्कार। जोहार।